अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत जो चाहती थी उन्होंने कर लिया। आईनी तरामीम वो लोग लाना चाहते थे, उन्होंने कर लिया। पिछले 1 माह से हुकूमत की अगर मैं कहूँ कि तमाम की तमाम मशीनरी इस काम में लगी हुई थी कि आईनी तरामीम कामयाबी के साथ आ जाएं तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। SCO का इजलास हुआ और एक इतनी बड़ी बात थी कि उसको वो सेलिब्रेट करते, आपस में उसकी मुबारकबादें एक दूसरे को पेश करते। उसी दिन इन्होंने लाहौर में जाती अमरा में मीटिंग कॉल की। वहां पर जो फाइनल मुसव्वदा था उस पर सबने इत्तफाक राय किया। ये चीज़ इतनी सादा नहीं है कि हमने आईनी तरामीम कर दी है, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है और हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और हुकूमत जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और मकासद है। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन मकासद से पर्दा फाश किया जाए, उनके बारे में बात की जाए तफसील के साथ, दलील के साथ। एक बात तो ये है कि 26 अक्टूबर 2024 को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और ये बात तो तय हो गई। और मज़े की बात यह है कि जस्टिस याह्या आफरीदी की जो अभी टेन्योर रहता है वो है 6 साल का। 6 साल बाद उनकी उम्र 65 बरस तक पहुंचेगी। लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने मर्जी के जज लाना चाहते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये अपनी मर्जी के जज इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले कर सकें, रिलीफ पा सकें। यानी कि याह्या आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए हुकूमत ने उनसे जो सीनियर 2 जजेस थे उनको ओवरटेक करवाया, उनको साइडलाइन किया गया और इनको उठाकर आगे कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरह आपने अगर डिक्टेटर मूवी देखी हो तो दी डिक्टेटर में जब दौड़ने की रेस हो रही होती है तो होता यह है कि जो डिक्टेटर जब भाग रहा होता है तो जो लाइन जिसको उसने पहुंचना है वो एंडिंग लाइन उठाकर उसका रिबन उसकी तरफ लेके आया जाता है और उसके लिए चीज़ें आसान कर दी जाती हैं। बहरहाल ये हुकूमत ने करना था और ये सबको तकरीबन पता था कि ऐसा होने वाला है, वो उन्होंने कर दिया। उनके मकासद का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। अब मकासद क्या होंगे, मकासद क्या हो सकते हैं? पहली बात जो हो रही थी, आपको याद होगा 12 जुलाई को एक फैसला आया था जिसमें 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने हिमायत की थी PTI की और 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने उस फैसले की मुखालफत की थी। बाद में इख्तलाफी नोट भी जारी किया गया था। वो फैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साल 2024 के जो आम इंतखाबात थे उसमें उनके साथ ज्यादती हुई थी। बल्ले का निशान उनको वापस कर दिया गया। PTI की जो हैसियत थी वो उनको वापस कर दी गई। रिजर्व सीट्स उनको वापस दे दी। उसके फौरन बाद 14 जुलाई को अता तारड़ साहब जो कि वजीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा था कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं और हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हम लोग उन पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाबंदी लगाने वाली बात जैसे ही सामने आई उसमें तकरीबन तमाम तर सियासी जमातों ने इस बात की मुखालफत की। इवन के नून लीग में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अहम रोल अदा किया था उस वक्त और उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और शायद यही वजह थी कि उस बात पर PMLN खामोश हो गई थी। उन्होंने उस बात को दबा दिया। वो बात इसलिए भी दबा दी गई थी कि क्योंकि ये लोग जानते थे अगर हम इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, हम लोग उन पे पाबंदी लगा भी देते हैं तो होगा ये कि उन्होंने चले जाना है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि एक जो तरीकेकार है उसके तहत तमाम जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करना है जिस तरह इन्होंने 12 जुलाई का फैसला किया है। और अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया इंसाफ की बुनियाद पर तो जाहिर है वो PTI से पाबंदी हटा देंगे। इसलिए इन्होंने ये तरामीम की हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी की जो अपॉइंटमेंट है इसका उस मामले से उस लेवल का लेना देना नहीं है। असल लेना देना किसका है? जो नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है जिसको आईनी बेंच कहा जाता है। जब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे उसका केस जाएगा आईनी अदालत में, यानी कि आईनी बेंच उसकी समाअत करेगा और आईनी बेंच के जजेस कौन मुकर्रर करेगा? आईनी बेंच के जजेस वही लोग मुकर्रर करेंगे जिन्होंने आज याह्या आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया, उनका नाम उन्होंने फाइनलाइज किया। इसी तरीके की एक कमेटी बनेगी, वो लोग बैठकर फैसला करेंगे बेंच में कौन कौन जजेस होंगे और ये वो जजेस होंगे जो हुकूमत को लगता होगा कि ये हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये लोग शायद हमसे
मुतमईन हैं। जिस तरीके से वोटर होते हैं, कुछ वोटर मुख्तलिफ बुनियादों पर किसी को लाइक तो किसी लीडर को डिसलाइक करते हैं, इसी तरीके से जज भी इंसान है, उनका भी किसी तरफ टिल्ट हो सकता है। ये गुफ्तगू मैं बहुत ही एक मखसूस दायरे में रहकर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ वजूहात हो सकती हैं कि जज किसी की फेवर करे। हालांकि होता नहीं है, ये होना नहीं चाहिए कि कोई भी जज किसी की भी फेवर करे। इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको देखने और सुनने को मिलेगी कि लोग चाहते हैं कि ये मेरा जज है तो ये तेरा जज है। इन इटसेल्फ ये जजेस के लिए मेरा ख्याल है एक इंसल्टिंग बात है। ये हमारे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और शायद यही वजह है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम दुनिया के सबसे जो खस्ता हालत जुडिशल सिस्टम है उनमें से एक है। एक और अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने यानी मरियम नवाज साहिबा ने पाबंदी लगा दी है अडियाला जेल में किसी भी कैदी के साथ मुलाकात करने पर, और बताया यह गया है कि ताहुक्म सानी ये पाबंदी आयद रहेगी। न सिर्फ सियासी कैदी बल्कि तमाम कैदियों पर यह पाबंदी आयद है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये पाबंदी आयद की गई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है ये सिर्फ इन लोगों को इमरान खान से हैं। हुकूमत को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान से, क्योंकि उन्होंने जब ये तरमीम लेकर आनी थी तो 15 से 16 रोज गुजर गए थे, इमरान खान से किसी को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं थी। उनके दोस्तों को, उनकी फैमिली को, उनके पार्टी लीडरशिप को, इवन के उनके डॉक्टर्स को भी इजाजत नहीं थी। यहां तक कि उन्हें अखबार पढ़ने की इजाजत नहीं थी, टेलीविजन देखने की इजाजत नहीं थी। उनको ये नहीं था पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सियासत किस तरफ जा रही है, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इस मूवमेंट ये कहां तक पहुंची है, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें जब उनकी एक टीम उनको मखसूस तौर पर इजाज़त दी गई और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा हाथ था कि उन्होंने मेक श्योर करवाया कि उनकी मुलाकात इमरान खान से हो सके, तो उसके बाद उनकी टीम ने ये इंकशाफात किए कि इमरान खान साहब के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया गया है या रखा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है जब आईनी तरामीम हो चुकी हैं, क्योंकि उस वक्त इनको ये खौफ था हुकूमत को कि अगर इमरान खान साहब की टीम उनके साथ मुलाकात करती है तो यकीनन इमरान खान साहब इस तमाम अमल को रोकने के लिए कोई ना कोई डायरेक्शंस देंगे, और इमरान खान की डायरेक्शन जब आती है तो फिर अवाम उसी को फॉलो करती है, और फिर ना वो जान की फिक्र करते हैं ना माल की फिक्र करते हैं, और उनको रोडों पर निकलना पड़े या उनको कुछ भी करना पड़े वो उसके लिए तैयार रहते हैं। इस बात का अंदाजा हुकूमत मुख्तलिफ औकात में लगा चुकी थी, इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब की पर मुलाकात पर पाबंदी लगाना ही सबसे अफजल समझा, बेहतर समझा। और यही वजह थी कि पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर मौजूद थी उनके कॉल और फेल में बहुत तजाद पाया जाता था, और यही वजह थी कि हुकूमत ये आईनी तरामीम करने में लाने में कामयाब हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो वक्त तो चलो गुजर गया, वो दौर तो खत्म हो गया, आईनी तरामीम इन्होंने लेकर आनी थी, अब इन्होंने डायरेक्ट जाकर पाबंदी लगा दे। अगर ये लगाना चाहते हैं आईनी बेंच बनाएं, उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लगा लें। ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए अब इनको एक और बात का खौफ है, क्योंकि इनको पता है कि अब इमरान खान ऐसा काम करेंगे कि ये जो आईनी तरामीम हुई हैं इसके रिएक्शन में वो कोई कॉल दे सकते हैं, कोई डायरेक्शन दे सकते हैं अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने वोटर्स को, कि अब आप लोगों ने इस तरीके का रद्द अमल दिखाना है जो कि हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकता है। क्योंकि इस मरतबा वो अकेले नहीं होंगे, लॉयर्स फोरम उनके साथ होगा, और वो पीटीआई का लॉयर फोरम नहीं होगा, वो मुल्क भर से लॉयर्स की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो इसका हिस्सा होंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हम इन तरामीम को नहीं मानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत चाहे तो क्या वो इस तरह कर सकती है? हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगा सकती है, तो बिल्कुल लगा सकती है, क्योंकि उनके पास ताकत है। इसके बाद जब वो आईनी बेंच बनाएंगे, अपनी मर्जी के उसमें जजेस ऐड करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो जो भी एविडेंस पेश करेंगे उनकी बुनियादों पर पाबंदी लग सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। मगर
ये हुकूमत अगर करती है तो ये बहुत बड़ी गलती करेगी। ऐसा करके ये अपने 5 साल तो पूरे कर सकते हैं, अपना टेन्योर तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म ये इनके लिए एक काला धब्बा होगा, इनके माथे के ऊपर एक कलंक होगा जो कभी मिटने का नाम नहीं लेगा, जो कभी नहीं मिटेगा। एक जमहूरी दौर में एक सियासी पार्टी, और वो पार्टी जिसके पास अवाम की अक्सरियत थी, वो पार्टी जिसके लिए अवाम मर मिटने के लिए तैयार थी, उस पार्टी के ऊपर इन लोगों ने पाबंदी लगा दी। यानी कि इन्होंने जमहूरियत का गला खुद से घोंट दिया है, क्योंकि ये लोग खुद भी जानते हैं कि हकीकत में ये लोग बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं थे कि ये पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत लाते, अपनी हुकूमत बनाते और अपनी काबीना तश्कील देते। ये हक सिर्फ और सिर्फ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिया था, जिस पर इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए डाका डाला है, और ये कलंक ता हयात इनके गले में फिट हो जाएगा अगर हुकूमत इस तरह की गलती करती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती भी है, तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी मुखालफत करेगी। अगर PMLN इस तरह की एक स्ट्रैटेजी करती है, इस तरह की सोच रखती है या अमल करने की कोशिश करती है, तो एक जमात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो ये ताकत रखती भी है कि स्ट्रांगली इस तरह की मूवमेंट को कंडेम करे। इन केस वो लोग भी इसकी मुखालफत नहीं करते और हुकूमत का साथ देते हैं, तो जो कलंक या जो काला धब्बा PMLN के माथे पर पड़ेगा, उसकी हिमायत की वजह से वही धब्बा पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जरूर आएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।